हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नेक्स्ट पार्ट को। लगभग हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। तो ये केवल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का सिर्फ टाइम पीरियड ही नहीं है डियर, इसमें हम आपको PYQs को भी डिस्कस करें। इसके अंतर्गत आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप तक प्रोवाइड किया जा रहा है, और सबसे बेहतरीन ये डियर कि चारों ऑप्शन को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। साथ ही साथ उसका टाइम पीरियड भी बताया जा रहा है। उस टाइम पीरियड में कौन से आथर है ना, उनका क्या वर्क्स थे, कौन कौन से उनकी पोएम्स थी, सोनेट्स थे, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन सेशन हो रहा है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी डियर स्टूडेंट इस चैनल पर नए हों तो पहले वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द मास्टर पोएट ऑफ द कैवलियर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैवलियर पोएट से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है कि नहीं? तो ये आपको जानना होगा कि आपके कैवलियर पोएट्स कौन कौन से हैं। और एक लेक पोएट्स भी पूछता है और इमेजिस्ट पोएट्स भी पूछते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना डियर। तो पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है डियर वो है थॉमस कैरियो। तो थॉमस कैरियो है, तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट है ना। मास्टर पोएट्स ऑफ द कैवलियर्स को पूछा गया है डियर, है ना। तो यहाँ पर आपके कह रही हूँ ऑप्शन बी। एक बात ज़रा ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर आपसे कह दिएगा कैवलियर पोएट्स, है ना। तो कैवलियर पोएट्स कौन कौन से हैं इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। कैवलियर पोएट्स की बात किया जाए डियर, तो ये है आपके रॉबर्ट हेरिक। पहला जो है वो है रॉबर्ट हेरिक, लिख लीजिएगा, पेन पेपर ले करके बैठिएगा। रॉबर्ट हेरिक ये आपके कैवलियर पोएट हैं। दूसरे हैं रिचर्ड लावलेस। रिचर्ड लावलेस, है ना, ये रिचर्ड लावलेस हैं। थर्ड है थॉमस कैरियो। थॉमस कैरियो, थॉमस कैरियो जो अभी अभी करेक्ट आंसर है। फोर्थ है आपके सर जॉन सकलिंग। सर जॉन सकलिंग, सर जॉन सकलिंग, है ना। तो ये आपके फेमस हैं डियर, इनको नोट डाउन कर लेना। सकलिंग है, ठीक है। तो रॉबर्ट रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लावलेज, थॉमस कैरियो, सर जॉन सकलिंग, ये आपके कैवलियर पोएट्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं कैवलियर्स के बारे में। क्या जिक्र करते हैं डियर? तो यहाँ एक बात ध्यान समझना, जो ये कैवलियर पोएट्स हैं एक ग्रुप ऑफ राइटर्स है। जितने भी अभी हमने बताया एक ग्रुप ऑफ राइटर्स, ये राइटर्स का ग्रुप है। अब इनका जो राइटर्स का ग्रुप है ये किस सेंचुरी में चल रहा था? ये 17th सेंचुरी में चल रहा था, है ना। और कहाँ पर? इंग्लैंड में। 17th सेंचुरी इंग्लैंड में ये काम, यानी कि इनका चल रहा था कैवलियर पोएट। और किसको सपोर्ट कर रहे थे? ये सपोर्ट इनको किसको मिला था? ये इनको किसका सपोर्ट मिला था? तो चार्ल्स फर्स्ट का। किसका सपोर्ट मिला था डियर? तो इनका सपोर्ट मिला था चार्ल्स फर्स्ट का, जो समय शासन कर रहे थे इंग्लैंड पर, है ना। तो ये ध्यान रखना, चार्ल्स फर्स्ट। और इसी चार्ल्स फर्स्ट के एज को ही ध्यान रखना, मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूँ। इसी चार्ल्स फर्स्ट के एज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट के एज को ही डियर, इनका एज कब से कब तक होता है? 1625, 1625 से 1649, 1625 से 1649। इसी एज को कैरोलाइन एज भी कहा जाता है। कौन सा एज कहा जाता है डियर? इसी एज को कैरोलाइन एज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको, ये सारी चीज़ें मिल गई, है ना। तो कैवलियर पोएट्स जिनका समर्थन किस किस शासक का मिला था? चार्ल्स फर्स्ट का। चार्ल्स फर्स्ट जो है कैरोलाइन ए से बिलोंग कर रहे थे। इनका जो शासनकाल है वो 1625 से 49 तक है। ये 17th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट हैं। ये ग्रुप है एक। इसमें कौन कौन से राइटर्स हैं? रॉबर्ट हेरिक हैं, रिचर्ड लॉलेस हैं, थॉमस कैरियो हैं, सर जॉन सकलिन हैं। मास्टर पोएट्स ऑफ द कैवलियर्स किसे कहा जाता है? थॉमस कैरियो को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर। ये क्वेश्चन दिया गया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डियर, हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव फिगर ऑफ द जैज एज। रिप्रेजेंटेटिव, अच्छा चलिए मैं बाद में बता देता हूँ, पहले 20 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव फिगर ऑफ द जैज एज, पूछ लिया गया। जैज एज का रिप्रेजेंटेटिव फिगर एज, फिगर ऑफ क्या है। अब ये जैज एज क्या है डियर, अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि व्हाट इज़ द जैज एज, है ना। तो जैज एज का मतलब ये है डियर, ध्यान से सुनना। पहले तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। यफ यानी जिसे कह सकते हैं आप स्कॉट फिजरॉल्ड, इन्होंने इसको इस फिगर एज को डिफाइन किया है। यफ स्कॉट फिजरॉल्ड, ऑप्शन बी सही होगा। अब इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, फ्लैम्बॉयंट एनीथिंग गोज कल्चर दैट करेक्टराइज द 19th-20th सेंचुरी। ये इन्होंने फ्लैम्बॉयंट एनीथिंग, किसी भी चीज़ का बहुत बढ़ा चढ़ा करके जो कल्चर के रूप से, है ना, उसे यहाँ पर करेक्टराइज किया गया है। कल्चर को या कल्चर संस्कृति में बहुत जो भी चीज़ें हैं उन्हें बढ़ा चढ़ा करके इन्होंने डिफाइन किया। अच्छा, द जायज़ एज का क्या मतलब है, द टर्म पॉपुलराइज विद द पब्लिकेशन ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। ये टर्म कहाँ पब्लिश हुआ था, उसी में से ये लिया गया है, टेल्स ऑफ द जैज एज, इसी में से ये लिया गया है। लिख लीजिएगा, टेल्स ऑफ द जैज एज, है ना, उस समय पब्लिश, उसी में से जैज एज निकला है। और उसके राइटर जो हैं जिन्होंने इसको क्वाइन किया है वो है एफ स्कॉट फिजरॉल्ड। ठीक है डियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लिखा हुआ है 1920 सेंचुरी में, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड एन इलिप्टिकल स्टाइल। अब 23 नंबर क्वेश्चन है। अब आपको बताना है हु ऑफ द फॉलोइंग हैड एन इलिप्टिकल स्टाइल। अब ये कौन सा स्टाइल है, अब इसे किसने फॉलो किया, हु एट द फॉलोइंग हैड एन इलिप्टिकल स्टाइल, है ना। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्या रॉबर्ट ब्राउनिंग है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, अलेक्जेंडर पोप है, या जॉन ड्राइडन है। आपके सामने सवाल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है डियर, यहाँ पर क्वेश्चन है इलिप्टिकल स्टाइल को किसने फॉलो किया है, तो वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑप्शन ए, है ना, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये इलिप्टिकल मोड ऑफ स्पीच को, जिसका अब ये इलिप्टिकल स्टाइल का क्या मतलब है डियर, ये एक ऐसा शब्द या फ्रेज है जो इम्प्लाई करता है, जो लागू करता है उसके कॉन्टेक्स्ट के द्वारा, या फिर उसमें किसी भी सेंटेंस को क्या किया जाता है, ओमिट किया जाता है। जैसे होता क्या है डियर, जैसे आप ग्रामेटिकल कोई चीज़ लिखते हैं ना, जैसे ग्रामेटिकल कोई चीज़ लिखते हैं, ये ग्रामेटिकल अरेंजमेंट कह सक दीजिए इसको। ये डिस्क्राइब्स करता है स्पीकिंग को, है ना, वे ऑफ स्पीकिंग को, दैट कट्स एक्स्ट्रा अननेसेसरी लैंग्वेज। जब आप कोई चीज़ बोलते हैं, मान लीजिए आप ये बोले, आई डिड अ फुल वर्कआउट, मैंने एक सेंटेंस कहा, आई डिड अ फुल वर्कआउट एंड रमेश डिड टू। मैंने यहाँ लिख दिया, मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, इस सेंटेंस को आप लोग पढ़े में, या फिर मैंने इसे लिख दिया एक एग्जांपल से, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, ये लिखा मैंने, कॉमा, एंड राम इज टू, राम इज टू, मैंने यहाँ पर टू लिख दिया। तो इस टू का क्या मतलब हुआ डियर, तो इस टू का मतलब ये हुआ कि राम भी क्या है, हंग्री है, यही तो कहना चाह रहे हैं आप लोग, है ना। तो यही है इलिप्टिकल स्टाइल, यही है इलिप्टिकल स्टाइल, समझ में आ गया। इलिप्टिकल रिफर्स टू द शेप ऑफ एन इलिप्स डिस्क्राइब, एक अंडाकार के रूप में इसे डिफाइन किया। अंडाकार का मतलब ये डियर कि एक इलिप्स की तरह है, अंडाकार वृत्त की तरह है, जो अंडाकार रूप की तरह है, कि हम इसमें अननेसेसरी चीज़ों को या कुछ ऐसे पार्ट को हम कट कर देते हैं जिससे कि सेंटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आ गया इलिप्टिकल स्टाइल क्या है। अच्छा, इसके पोएट्स कौन कौन से हैं, इसके पोएट्स हैं इलिप्टिकल स्टाइल के, इमली डिकिंसन, जो कि बहुत ही फेमस हैं। इसके ऑथर्स को लिख लीजिए, राइटर्स को लिख लीजिएगा, कौन कौन से आते हैं।
इसमें आते हैं एमिली डिकिंसन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहले आते हैं आपके एमिली डिकिंसन, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ डियर, पहला एमिली डिकिंसन, DICKINSON। दूसरे कौन है? दूसरे हैं आपके बेरीमैन, बेरीमैन, बेरीमैन। तीसरे कौन है? तीसरे हैं आपके एसनबेरी, एसबेरी, ASHBERY। चौथे कौन है? ऑर्डन, AUDEN। तो इनको आपको नोट कर लेना है, इनको आपको नोट कर लेना है, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल्स हैज़ अ चाइनीज बॉक्स स्ट्रक्चर? विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल्स, अब ये चाइनीज बॉक्स स्ट्रक्चर क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है डियर। चाइनीज बॉक्स स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका मतलब ये है, ध्यान समझना, ये चाइनीज बॉक्स स्ट्रक्चर जो है, ए सेट ऑफ ग्रेजुएटेड इन साइज सो दैट ईच फिट्स इनटू द नेक्स्ट लार्जर वन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये डियर कि चाइनीज बॉक्स स्ट्रक्चर है, इसमें इसको रेफर करता है जैसे ऑर्नामेंटल बॉक्स की तरह होता है, जिसके अंदर कोई ना कोई चीज़ रखी हुई होती है, पूरी तरीके से सीज की हुई होती है एक लार्जर बॉक्स में, है ना, उसे हम चाइनीज बॉक्स ऑर्नामेंटल कहते हैं। जैसे आप लोग गूगल जाके कर लीजिएगा व्हाट इज़ अ चाइनीज बॉक्स, है ना, तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो उसमें बेसिकली ऑर्नामेंटल के लिए यूज किया जाता है, और उसमें ऐसे सामान को रखा है जो आपके ब्यूटिशियन से संबंधित हो, है ना। ये एक अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है, ये कहाँ से लिया गया है? ये चाइनीज बॉक्स स्ट्रक्चर इंक्लूड्स प्लेटोज डायलॉग, ये प्लेटो के डायलॉग्स कहाँ से लिए गए? द सिम्पोसियम है ना, ये प्लेटो के डायलॉग हैं, प्लेटो डायलॉग, अब प्लेटो के डायलॉग कौन सा? द सिम्पोसियन, SYMPOSIUM, द सिम्पोसियम, इसी से लिया गया है ना। तो यहीं से ये द चाइनीज बॉक्स को लिया गया है, ठीक है डियर। अब चाइनीज बॉक्स अब और कहाँ से लिया गया है? मैरी सैलीज का 1818 नोबल्स है जो फ्रैकेंस्टीन है, फ्रैकेंस्टाइन कह सकते हैं मैरी सैली का, है ना। मैरी सैली कौन था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उनका एक 1818 का नोबेल्स है फ्रैकेंस्टाइन। अच्छा, जॉस्टिन गार्डिन्स का भी है, द सॉलिटरी मिस्ट्री है। अच्छा, एमिली ब्रोंटेज का भी है, बुथरिंग हाइट्स भी है। जोसेफ कर्नाड्स का है, हार्ट ऑफ डार्कनेस है ना। ये चीज़ ध्यान रखना डियर, जितने वर्ड्स बोले हैं, जितने राइटर्स के हमने बोले हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, बुथरिंग हाइट्स, ठीक है डियर, ऑप्शन डी बुथरिंग हाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑल लिबरल फेमिनिस्ट एडवोकेट। अब यहाँ पर देखिए फेमिनिस्ट, यहाँ पर फेमिनिस्ट की बात कर रहा है, तो इसका जरा अर्थ समझ लीजिए। पहले कह रहा है इक्वल ट्रीटमेंट इन द पब्लिक स्फीयर, द स्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन ऑफ द सेक्सेस, डिस्क्रिमिनेशन इन इकोनॉमिक टर्म ओनली, नो रोल इन पॉलिटिकल मैटर। अच्छा ध्यान रखना, लिबरल का मतलब यहाँ पर उदारवादी की बात कर रहा है, इक्वल की बात करेगा, है ना, किसकी बात करेगा? इक्वलिटी की बात करेगा, यानी कि व्यवहार में, पॉलिटिकल में, है ना, एजुकेशन में। तो जहाँ इक्वलिटी की बात किया जाएगा तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो भाई। पहले के समय में क्या था, लोग महिलाओं को ऐसा माना जाता था कि वो नेचुरल रूप से लेस इंटेलेक्चुअल होती हैं, है ना, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा इक्वल ट्रीटमेंट इन द पब्लिक स्फीयर, ये आपका सही ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है डियर? ये आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। बाकी का आप देख रहे हैं, अगर समझेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी देख रहे हैं, कह रहा है द स्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन ऑफ द सेक्सेस, भाई स्ट्रिक्ट रूप से अलग उनके लिंग के आधार पर, उनको क्या कि उनके सेक्स के आधार पर उनको क्या किया जाए? सेग्रीगेट किया जाए, अलग किया जाए, तो ये गलत है। डिस्क्रिमिनेशन इन इकोनॉमिक टर्म्स ओनली, डिस्क्रिमिनेट करना आर्थिक रूप से केवल। नो रोल इन पॉलिटिकल मैटर्स, कोई पॉलिटिकल मैटर्स में रोल नहीं। तो ऐसा कोई नहीं। लिबरल फेमिनिज्म को समर्थक का मतलब क्या है डियर?
इक्वल ट्रीटमेंट इन द पब्लिक स्फेयर, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, द एपिथेट कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, ये भी अच्छा क्वेश्चन है डियर, कई बार पूछा गया है। अपीयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स, किस जर्नल में, किस पत्रकारिता में इसे पब्लिश किया गया है। अब आपको बताना होगा डियर, द एपिथेट कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, तो अब आपको समझना होगा कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री ये नेम कहाँ से निकला हुआ है। ग्रुप ऑफ रोमांटिक पोएट्स एंड एसियस्ट के द्वारा निकला हुआ है लंदन में 19th सेंचुरी के दौरान। 19th सेंचुरी के दौरान ध्यान रखना, ये ग्रुप ऑफ स्कूल ऑफ पोएट्री ये जो है ये नेम निकला है, कब निकला है, ये रोमांटिक पीरियड में। किस पीरियड में, रोमांटिक पीरियड में, रोमांटिक पीरियड में। और ये कब निकला है डियर, ये आपका अर्ली 19th सेंचुरी में लंदन में, ये ग्रुप ऑफ रोमांटिक पीरियड का है ना। अब ये द मॉकिंग नेम गिवन, अच्छा यहाँ पर इसको नॉम जो कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री कब दिया गया, 1817 में दिया गया, है ना, बाय द कंजर्वेटिव ब्लैकवुड्स, किसके द्वारा दिया गया है, एक ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन में इसे पब्लिश किया गया, कंजर्वेटिव, है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगजीन में 1817 में से पब्लिश किया गया। कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, अच्छा इसका मतलब क्या है डियर, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री क्यों कहा गया, अच्छा इसमें कौन कौन से मेंबर थे इसको समझ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन से मेंबर थे। मेंबर की बात करेंगे डियर कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री में, तो पहले मेंबर हैं आपके जॉन कीट्स, किसकी बात करेंगे, जॉन कीट्स की बात करेंगे। दूसरे मेंबर्स कौन हैं, दूसरे मेंबर्स की बात करेंगे तो आपके लीग हंट हैं, LEIGHUNT लीग हंट हैं। तीसरे मेंबर्स की बात किया जाए डियर, तो तीसरे मेंबर हैं आपके PB शैली हैं, परसे बेसे शैली हैं। अच्छा चौथे मेंबर्स की बात किया जाए तो चौथे मेंबर्स आपके विलियम हैजलिट हैं, विलियम हैजलिट है। हालांकि ऊपर के तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जॉन कीट्स, लीग हंट्स, PB शैली, विलियम हैजलिट, इन्हें ही इस कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री कहा जाता है। अच्छा क्यों कहा गया, क्योंकि इनको माना जाता है कि ये जितनी भी फ्री वर्ड्स का, राइम का जो भी यूज़ कर रहे हैं वो अपने आप बहुत ही निम्न क्वालिटी का है, जो अपने आप में लो क्वालिटी का, इन्हें बहुत ही क्योंकि इनको माना गया कि जॉन कीट्स को ये पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, स्कूल ज़्यादा प्राइवेट स्कूल पढ़े थे, अनपढ़ मानते थे, है ना, इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था ऐसे बारे में, तो इन्हें लीग हंट कहा गया या कॉकनी पोएट्री कहा गया। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। Pope's an essay on criticism was firstly attacked. However, one of the following did not do so. Who is? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर कह रहा है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, एन एशियन क्रिटिसिज्म है किसका, एन एशियन क्रिटिसिज्म है किसका, तो ये है अलेक्जेंडर पोप का। ये फेमस फर्स्ट मेजर पोएम्स रिटन बाय इंग्लिश राइटर अलेक्जेंडर पोप, ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया एक जो है क्रिटिसिज्म है, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। ठीक है डियर, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। अब एक बात ध्यान समझना, अलेक्जेंडर पोप अगर इनकी एज देखा जाए तो 1688 से लेकर के 1744 के समय के दौरान इनका चल रहा था। ये इंग्लिश पोएट है, ट्रांसलेटर हैं, सैटिरिस्टिक भी हैं। और एन एशियन क्रिटिसिज्म पब्लिश कब हुआ था डियर, ये पब्लिश हुआ है 1711 में, 1711 में पब्लिश हुआ है। ठीक है ना। अब ये 18th सेंचुरी लगभग अगर सेंचुरी की बात किया जाए तो ये 18th सेंचुरी में है ना। अब ये प्रोमिनेंट पोएट्स हैं, प्रोमिनेंट पोएट्स इनको बहुत ही फेमस थे, कौन, अलेक्जेंडर पोप, उस समय 18th सेंचुरी के प्रोमिनेंट पोएट्स थे, और इनकी एक मुख्य मेजर पोएम्स है ये एन एशियन क्रिटिसिज्म, अलेक्जेंडर पोप की मेजर पोएम्स है। ठीक है डियर। अब इनकी कुछ फेमस कोटेशन हैं, कई बार पूछे गया है,
फेमस कोटेशन कई बार पूछे गए हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कभी कभी, जैसे कहता है टू इर इज ह्यूमन कॉमा टू फॉरगिव डिवाइन, यानी गलती करना मानव जाति का काम है और माफ़ करना गॉड का काम है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फिगर ऑफ स्पीच में ऑक्सीमोरन का भी पार्ट है, ठीक है ना। अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, जैसे कहते हैं ना लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस, है ना। तो यहीं पर अ लिटिल, ये भी है अ लिटिल लर्निंग, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस डेंजरस थिंग, ये ध्यान रखना डियर, ठीक है ना। ये भी पूछा गया है तो ध्यान रखना यहाँ पे। चलिए अब इनके कुछ कुछ कह सकते हैं इनके वर्क्स हैं, कौन कौन से वर्क हैं अलेक्जेंडर पोप के, भी ध्यान रखिएगा। द रेप ऑफ लॉक भी है इनके वर्क्स, द रेप ऑफ लॉक है, ठीक है। द डंसियार्ड है भाई, द डंसियार्ड DUNCIAD है। द NAC ऑन मैन भी है, ऑन मैन भी है ना। तो इस चीज़ ध्यान रखना डियर। और इन्होंने हीरोइक कपलेट स्टाइल में इन्होंने पब्लिश किया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये लिखा हुआ है, इनको आप रीड कर लीजिएगा। द रेज्ड ऑफ द अर्थ, अ बुक दैट एनालिसिस द डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन बाय फ्रेंच फैनन ड्राइव्स इट्स टाइटल्स फ्रॉम। अब यहाँ पर रेस्ट ऑफ द अर्थ है ना, रेस्ट ऑफ द अर्थ यानी कि रेस्ट का मतलब ये डियर कि पृथ्वी का जो सबसे खराब बदनाम कह सकते हैं, है ना, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये किस में मेंशन किया गया है, डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स कोलोनाइजेशन वाद को बताया। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका है फर्स्ट ऑप्शन, द ओपनिंग लिरिक्स ऑफ द इंटरनेशनल लेफ्ट विंग एंथम, इसमें बताया है ना। जैसा कि भाई जैसे राष्ट्रगान सबके लिए है, वैसे आपका जो है बुक जो पब्लिश की गई रेज्ड ऑन द अर्थ, इसमें मेंशन किया। अच्छा इसमें एक और बात बता दे, ये बुक जो है लगभग एनालाइज करते हैं डिह्यूमनाइजिंग को, इफेक्ट्स ऑफ कोलोनाइजेशन को, और ये डिस्कस क्या करता है भाई, सोशल कल्चर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस को ये डिस्कस करता है ना। और ये ओपनिंग लिरिक्स जो है द इंटरनेशनल में ये फेमस हुआ सोशलिस्ट सॉन्ग के रूप में, ठीक है डियर। और ये लगभग 19 बात करेंगे तो 1961 में इसे पब्लिश किया गया, ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है कि चीज़ों को सोशलिस्ट कल्चरल में जो लागू किया हुआ है उसको हम कैसे उपनिवेशवाद से जोड़ते हैं और उसमें क्या क्या कमियां हैं, है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। चलिए ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स। पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स क्या सोचते थे, डेवलप कॉन्सेप्ट्स लाइक डिफरेंसेस एंड हाइपर रियलिटी टू सबवर्ट, क्या सोचते थे भाई, सिंपल सी बात है। पोस्ट मॉडर्निस्ट की बात करेंगे तो ये जो है लगभग 1914 के बाद की बात कर रहा है, क्योंकि मॉडर्न एज 1914 में हुआ था, है ना। तो उसके बाद की बात कर रहे हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट होते हैं जो कि मिथ और पैराबल्स पर तो बात ही नहीं करते थे, ये तो बहुत पहले के लोग हैं जो मिथ और पैराबल्स पर बात कर रहे थे, सोशल फिनोमिना पर भी बात नहीं करेंगे, है ना। क्रिटिकल एक्सेप्टेबल नॉलेज, किसी चीज़ क्रिटिकल थोड़ी ना, अब वो क्या करेंगे, ग्रैंड नैरेटिव चीज़ों को बहुत एनालाइज करके बताएंगे, है ना। अनएबिलिटी ऑफ बीइंग, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ये करेक्ट होगा, ठीक है डियर। चलिए द शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स आर आल्सो कॉल्ड, शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स को और क्या कहा जाता है, नियो एरिस्टोटेलियंस कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है डियर। ये 30 क्वेश्चन है, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। 30 क्वेश्चन ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये बेहतरीन, मैंने आपको पूरे टाइम पीरियड्स के साथ ही आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं, लगभग ये तीसरा या चौथा वीडियो, 30 क्वेश्चन हम लोगों ने
लगभग मान चलिए कि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।